जैनेन्द्र कुमार की कथा संसार की अगर हम बात करें तो जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में हुआ था और 1988 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वे हिंदी के पहले आधुनिक कथाकार, आधुनिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में सिर्फ सामाजिक यथार्थ का वर्णन मिलता है, लेकिन आप जैसे ही इसके बाद की परंपरा में चाहे अज्ञे के उपन्यास को देखिए, चाहे जैनेन्द्र कुमार को देखिए या यशपाल को देखिए, इनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ से परे मनुष्य के मन की जो परतें होती है, क्योंकि हमारा समाज नैतिकताओं के बोझ तले इतना दबा हुआ है कि बेमेल विवाह हो, स्त्री के मन में कुछ भाव हो, पुरुष के मन में कुछ भाव हो, उनको उजागर करना सामाजिक अपराध समझता है, अश्लीलता समझता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मंटो जैसा कथाकार इसका उदाहरण है कि मंटो की कहानियों को अश्लीलता के आरोप लगा करके उनको कई बार कोर्ट केस किए गए, उनको धमकियां दी गई और वो न जाने कितने मुकदमे वो सारी उम्र सहते रहे। जबकि मंटो बार बार ये कहते रहे कि मैं वही कह रहा हूँ जो समाज के अंदर घटित हो रहा है। समाज के उस वास्तविक यथार्थ को मैं समाज की आंखों के सामने प्रस्तुत करने का जोखिम ले रहा हूँ। बस यही मेरा अपराध है। इसमें मैं अपना कुछ भी विचार नहीं डाल रहा हूँ, बल्कि जो कुछ समाज में हो रहा है, समाज का यथार्थ है, उन सारी चीज़ों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और प्रेमचंद के उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ भी था, आदर्शवाद भी था। तो उस आदर्श की सीमा को शायद प्रेमचंद लांघ नहीं पाते हैं, और ये उस दौर का एक सामाजिक दबाव भी था। और सारी चीज़ें जो समाज में घटित हो रही थी, उन सारी चीज़ों को वो अपने हिसाब से अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन जैनेन्द्र परख, सुनीता और त्यागपत्र जैसे उपन्यासों में इस बात को आगे बढ़ाते हैं। परख 1929 में आया था और त्यागपत्र 1937 में। और ये दौर था कि भारतीय समाज में स्वतंत्रता, अपनी बातों को कहने का एक दौर चल रहा था। मुक्त भाव से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करने की समाज में स्वतंत्रता, शहरी जीवन में, महानगरों में इस प्रकार की छूट मिलने लगी और लोगों ने अपने जीवन को अपने हिसाब से, अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। परख भी एक ऐसा उपन्यास है जिसमें हमारे समाज में जिस प्रकार से विवाह होते हैं और विवाह में जब प्रेम नहीं होता है तो जीवन कितना गतिहीन हो जाता है, उसमें ऊर्जा नहीं होती है, वो एक सिर्फ ढोता हुआ जीवन है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि प्रेम शरीर और सिर्फ प्लेटोनिक है, वहाँ आध्यात्मिक किस्म का प्रेम है। उस प्रेम में कोई स्पिरिट नहीं है, कोई स्पंदन नहीं है, कोई अनुभूति ही नहीं है। तो बिहारी बाबू क्या यह नहीं हो सकता? क्या हम भी दो ऐसे नहीं हो सकते, दूर फिर भी बिल्कुल पास, अलग फिर भी अमित्र, दो फिर भी एक ही उद्देश्य, एक ही जीवन लक्ष्य में पिरोए हुए कट्टों के साथ? या जैनेन्द्र का भी आत्मस्पर्शा, सेल्फ कन्वेंशनिंग है? यह प्रश्न पाठकों के सामने भी आता है और बार बार इस बात को कहता है कि ऐसा क्यों है। लेकिन सुनीता में देखिए, ये यथार्थपरक उपन्यास नहीं, किंतु मानसिक स्तर पर वैसी समस्या उठती है और इसको बताते हैं बार बार कि विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसका अर्थ खो गया है, या फिर उसे वह अर्थ कभी भी नहीं मिला जिसे समाज ने दिया था, है ना। क्योंकि उसमें एक सड़ान सी पैदा हो गई, उसमें अंदर गतिशीलता नहीं है, इसलिए वो जीवन खत्म सा हो गया है। इसलिए श्रीकांत और सुनीता के रिश्तों में कुछ सुख ही नहीं, निरसता है। इसलिए वो कहता है कि स्त्रीत्व, सतीत्व शारीरिक निष्ठ है और प्रेम आत्मनिष्ठ है। सतीत्व क्या है? शरीर निष्ठ है। शरीर आप अपनी यौन सूचिता बना के रखिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रेम तो हृदय के रास्ते से आपके दिलो दिमाग में प्रवेश करता है और वो सारे बंधनों को तोड़ता हुआ मनुष्य के भीतर की स्पिरिट में गति पैदा कर देता है, जीवन के मायने, जीवन के अर्थ बदल देता है। इसलिए उसका संसार बहुत विराट है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी अपने उपन्यासों में इस प्रकार के कर्तव्य करते नजर आते हैं। और घर बाहर जैसे उपन्यास में वो इस सेक्सुअलिटी की इस सीमा रेखा को खत्म करते हैं कि स्त्री के लिए इस प्रकार की बाउंड्रीज क्यों हैं और पुरुष के लिए क्यों नहीं है। और ये जो चीज़ें मनुष्य के मनोविज्ञान को बाधित करती है, कुंठित करती है, इन सारी की सारी चीज़ों पर वो बार बार अपनी कलम चलाते हैं। और अंत में हरिप्रसन्न आता है उसके जीवन में, सुनीता के जीवन में, उसके सामने किस प्रकार से वो अपने आप को पूरा अनावृत कर देती है। वो सारे के सारे पर्दे खुल जाते हैं
और यही होना था कि शरीर की तमाम सीमाएं जब खत्म हो जाती है तो वो सब कुछ होने लगता है। लेकिन उनका तीसरा उपन्यास कौन सा है? त्यागपत्र, जिसकी नायिका है मृणाल। और मृणाल के साथ क्या होता है? नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे नहीं होगी। आज तो पाप पुण्य के बीच खींची हुई पारंपरिक विभाजन रेखा और भी मिट गई है। इस उपन्यास से ठीक पहले 34 में भगवती चरण वर्मा का उपन्यास आता है चित्रलेखा। वो पाप और पुण्य की रेखाओं को खत्म करता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। साहित्य में तो सौंदर्य असौंदर्य होता है, किंतु चित्रलेखा में योगी और भोगी की कोटियां हैं और अंत में निर्णय स्पष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा ही है। प्रेमचंद के यहाँ भी बहुत सारी नैतिकता है, प्रसाद के यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। विवाह का संबंध केवल दो व्यक्तियों से ही नहीं, पूरे समाज से है। ये विडंबना का शिकार है मृणाल, क्योंकि हमारे यहाँ पर समाज तय करता है। आप तय नहीं करते कि आपको किसके साथ ज़िंदगी जीनी है। समाज तय करता है कि आपको इस तरह का जीवन जीना और आपको इस सीमा रेखा में रहना है। आप चाहे किसी के साथ खुश हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। वहाँ उसकी सारी नियमावली, वहाँ उसकी सारी नैतिकताएं भंग होने लगती है। इसलिए जैनेन्द्र उस स्त्री मन के, उस मनुष्य मन के उस सच को बार बार अपने उपन्यासों में, जिसको फ्राइड लिबिडो कहता है, काम चेतना कहता है, कि वो मनुष्य की चेतना की संचालिका होती है। आप जितना मनुष्य के उस भाव को दबाते चलेंगे, जितना उसको कंट्रोल करेंगे, वो उतना ही विस्फोटक के साथ आएगा। और जैसे ही उसको अनुकूल माहौल मिलेगा वो बाहर आ जाएगा। मृणाल भी ऐसी है कि मृणाल के साथ क्या होता है कि जिससे प्यार करते हैं उसे लोग शादी नहीं करवाते, उसकी शादी किसी ऐसी जगह पर कर देते हैं कि जहाँ पर उसको कभी सुख नहीं मिला, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाती है और निकल के वो समाज से बहिष्कृत हो जाती है। और बहिष्कृत होकर के एक किसी सामान्य जो छोटा मोटा काम करता है, फिर उसकी देह की सीमाएँ खत्म हो जाती है और सबके साथ अपना रहने लगती है और वो समाज में फिर उस समाज में लौटना ही नहीं चाहती वापस। वह मुझे अब उपदेश नहीं देती, बल्कि अपनी छाती से लगाकर जाने पार कहाँ देखने लगती है। वह शाम के वक्त छत पर खटोला डाले ऊपर उड़ती हुई चीलों को ही चुपचाप देख रही है। कभी पतंग के पेंच देखती है और कटी हुई पतंग पर जब तक ओझल न हो जाए आँख गाड़े रहती है, और नहीं तो खटोले पर पेट के बल लेटकर कोयले में धरती पर कीरम कांटे ही खींचती रहती है। जाने पार कहाँ देखती है छायावादी कविता का भी दार्शनिक टुकड़ा नहीं है। ये इस पार की जटिलताओं का गहरी रोशनी डालता है। पतंग की पेंच, चील, कीरम कांटे आदि उसकी उलझी हुई मनोवृत्तियाँ विक्षोभ और गहन से गहनतर होती हुई व्यथा को प्रतीकित करते हैं। मतलब जब जीवन में जो इंसान जो चाहता है, जब उसको नहीं मिलता है ना वो, तो कैसे इंसान अंदर से टूट सा जाता है और समाज उसको बेवा और न जाने रंडी और न जाने क्या क्या शब्द से इस्तेमाल करता है, उसको न जाने कितनी गालियाँ देता है, उस पर न जाने कितनी तोहमत लगाता है। पुरुष समाज को इससे कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते उसे पिंजड़े में ही रहना स्वीकार हो। मैं चिड़िया होना चाहती हूँ, वो उड़ना चाहती है अपने हिसाब से, लेकिन पुरुष जो पितृसत्ता है वो उसको स्वीकार नहीं करती है। वो कहती है कि नहीं, तुम्हें जो भी करना है तुम इस लिमिट में करोगी। अब शीला के भाई के साथ उसका कुछ राग होता है, लेकिन वो राग कहाँ चल पाता है। वह अनमोल विवाह की लोक श्रृंखला में जकड़ दी जाती है। एक दिन प्रणय के प्रेम पत्र की चर्चा अपने अधेड़ पति से कर देती है। फलतः पति उसे घर से निष्कासित कर देता है। फिर वह अपने अभिजात समाज में नहीं लौटती, तथाकथित नीच समाज में रहना पसंद करती है, क्योंकि वहाँ सदाचार का आवरण नहीं है। फिर वो चली जाती, कोयले वाले के साथ अपना पूरा जीवन बिताती है और वो समझिए कि बिल्कुल बेछन्न हो जाती है। समाज टूटा तो हम किसके भीतर बनेंगे, ये किस के भीतर बिगड़ेंगे, वो सारी चीज़ें आती है। और जैनेन्द्र इन सारी चीज़ों को बड़े ही अच्छे तरीके से कहते हैं। और जैनेन्द्र भी कहीं न कहीं उस मूल्य की बात करते हैं, लेकिन आज का जो मूल्य, आज की जो स्त्री है, आप उससे कंपेयर कीजिए। आज सब कुछ इससे लगता है कि सब कुछ टूट चुका है। तो कहीं न कहीं ये टूटने की शुरुआत भी थी, और ये शुरुआत इसलिए ज़रूरी थी कि समाज को अगर एक बेहतर समाज बनाना है तो उसको बेहतर बनाने के लिए इन स्त्री और पुरुष का समकक्ष होना, बराबर होना बहुत ज़रूरी है। और हम जब तक हमारे मन के भीतर के भावों को दबाते रहेंगे, उनको नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हमारा समाज इस प्रकार की मानसिक और शारीरिक विकृतियों का शिकार होता जाएगा। और हम तोहमत,
हमारे लोगों पर लगाते जाएंगे और जो अपराधी नहीं होगा उसको भी हम अपराध करार देते जाएंगे, जो कि किसी भी समाज के प्रोग्रेसिव होने का, उन्नत होने का संकेत नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि वो समाज बीमार समाज है। और इस बीमारी से बाहर निकलने का यही तरीका है। एजुकेशन से लेकर तमाम चीज़ों पर खुलकर बात होनी चाहिए घर परिवार में। बेमेल विवाह से लेकर के शारीरिक ज़रूरतें, शारीरिक महिलाओं की माहवारी से लेकर तमाम चीज़ों पर जो चीज़ें होती है, अगर हमारा समाज और हम उस पर बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा फिर। तो जैनेंद्र की रचनात्मकता, जैनेंद्र के उपन्यास स्त्री मन के उस निर्वासन लोग उस दुख को बार बार अर्जित करते हैं, बार बार उपलम्ब के साथ अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उनके उपन्यासों में स्त्री कहीं सुखी प्रसन्न नहीं है, वो उदास है, हर तरफ से वो लांछन लगे हुए उसके ऊपर। तो इससे आप अंदाज़ लगा लीजिए कि वो, लेकिन पुरुष उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, सब कुछ समाज की उस अंतर्धारा के अंदर चल रहा है। तो इसका समाधान तो सामाजिक जीवन के भीतर से ही निकलेगा। इसलिए अज्ञे कहते हैं कि नदी के द्वीप हैं हम उस सामाजिक धारा के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट नहीं है। वो समाज हमारे मन के भावों को नहीं समझ पा रहा है, और जब वो समाज हमारे मन के भावों को नहीं समझ पा रहा है तो हम कब तक वहाँ रुके रहेंगे। नदी का द्वीप उनका उपन्यास भी है और नदी का द्वीप उनकी कविता भी है, दोनों को पढ़ी। उसमें पूरा स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध का बहुत ही सघन वर्णन करते हैं और उस सुखवाद को बहुत ही गहराई के साथ अभिव्यक्त करते हैं। तो ये मनोविज्ञान की दुनिया बड़ी विस्तृत है, जब हम उसके अंदर जाएंगे तो हमें बहुत सारी परतें खुलती हुई चलेगी। और इस मनोविज्ञान को बगैर समझे, बगैर जाने हम न तो उपन्यास को समझ सकते हैं, न हम खुद के मनोविज्ञान को समझ सकते हैं, न सामाजिक मनोविज्ञान को समझ सकते हैं, न स्त्री मन को समझ सकते हैं, न पुरुष मन को समझ सकते हैं, और न ये समझ सकते हैं कि आखिर बीमारी कहाँ पर है, कि जिस बीमारी को हम ट्रेस ही नहीं कर रहे हैं, जिस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाइए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। हम आपको इससे भी बेहतर अच्छी चीज़ें देंगे, अच्छे विषयों पर बात करेंगे और विद्वानों से बातचीत करवाएंगे। और जैसे ही ये गति पकड़ता है, हम आपको और भी ज्ञान की दुनिया और तमाम कलात्मक लोगों से मिलवाकर हम कोशिश करेंगे कि इसको अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। लोग क्या कहते हैं छोड़िए, लोग तो कुछ भी कहते हैं, हमें क्या करना है, हमें कहाँ आगे बढ़ना है, कैसे अपने काम को करना है, इस पर ध्यान दीजिए और अपने आप पर बिलीव कीजिए, अपने आप पर भरोसे को ज़्यादा बढ़ाइए। आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमेशा ग्रेटिट्यूड रखिए और हमेशा विनम्र बने रहिए। सफलता एक दिन हमारे पास आएगी, ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी। अपने आप पर भरोसा रखिए और नेवर गिव अप, हार कभी नहीं मानना है, हार कभी नहीं मानना है। कितना भी बुरा वक्त हो, कुछ न कुछ करते रहना है, कुछ न कुछ करते रहना है। हार बिल्कुल भी नहीं मानना है, हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। लड़ते रहना है, कुछ न कुछ करते रहना है और अपने भीतर जितनी भी पॉजिटिविटी है उसको इकट्ठा करना है और अपने आप को मजबूत बनाना है। चाहे सारी दुनिया हमारी दुश्मन हो जाए, लेकिन हमें अपने आप पर यकीन करना है। उसने कहा ना कि दोस्तों को विश्वास नहीं हो, माँ बाप को विश्वास नहीं हो, दुनिया को विश्वास नहीं हो, लेकिन हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं, हमें अपने आप पर यकीन होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, तो कर सकते हैं बस। तो अपना यकीन ही सफलता की कुंजी है, यकीन ही आगे बढ़ने, कुछ नया करने का सूत्र है। इसलिए खुद पर बिलीव करना और कर्म करना, रिजल्ट अपने आप आएगा। कर्म करते रहना, रिजल्ट ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। और हार नहीं मानना है, जीत की इच्छा, जीत के स्वप्न देखना है, जीत के सपने दिन रात देखना है और आगे बढ़ते रहना है। और अपने आप को हर दिन हर पल सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाते रहना है। एक दिन सब कुछ मिलेगा, सब कुछ हासिल होगा। पूरा यूनिवर्स हमारे लिए जो हम चाहते हैं उसको प्राप्त करने में मदद करेगा, वो मदद कर रहा है। बस आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।